मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथे अध्याय की चर्चा अपने चल रही है, जिसमें चतुर्निकाय के देवों का वर्णन यहाँ दिया गया है कि वो देव किस प्रकार यानी कितने भेद वाले हैं, कहाँ रहते हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो इसके अंतर्गत अपनी चर्चा ज्योतिष देवों की चल रही है। ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं, ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं। ज्योतिष से तो डाईद्वीप में भी रहते हैं और डाईद्वीप के बाहर भी रहते हैं। हाँ, मतलब एक शब्द में बोलेंगे तो कहाँ रहते हैं? तीन लोक में। तीन लोक में। मध्य लोक में। मध्य लोक में। तीन लोक में थोड़ी ना रहते हैं, मध्य लोक में। ढाई द्वीप और ढाई द्वीप के बाहर का एरिया वो मध्य लोक है। तो ज्योतिष देव मध्य लोक में पाए जाते हैं। क्या पूरे मध्य लोक में ज्योतिष देव पाए जाते हैं? क्या ज्योतिष देव पूरे मध्य लोक में पाए जाते हैं? मध्य लोक के ढाई द्वीप में पाए जाते हैं। ढाई द्वीप में पाए जाते हैं। ढाई द्वीप में तो दीदी गमन करने वाले होते हैं, वो ज्योतिष देव उससे बाहर के में स्थिर रहते हैं, गमन नहीं करते। बाकी सारे मध्य लोक में ही ज्योतिष देव रहते हैं। हाँ, बढ़िया। देखिए नूतन जी, ढाई द्वीप में तो पाए जाते हैं, ढाई द्वीप के बाहर भी। अभी हमने कहा था कल कि उसके सूत्र तो दिया ही, बहिरावस्थिता। ढाई द्वीप के बाहर वाले भी जो ज्योतिष देव हैं वो अवस्थित है, वो भ्रमण नहीं करते हैं, लेकिन पाए तो जाते हैं। तो इस प्रश्न क्या था, क्या ज्योतिष देव पूरे मध्य लोक में पाए जाते हैं? तो इसके दोनों जवाब हो सकते हैं। पूरे मध्य लोक में पाए जा सकते हैं, उसका जवाब हाँ भी हो सकता है, और किसी अपेक्षा से उसका जवाब ना भी हो सकता है। पूरे मध्य लोक में पाए जाते हैं का मतलब पूरा मध्य लोक कितना बड़ा है? एक राजू बाय 1 लाख योजन। पूरा मध्य लोक कितना है? एक राजू ऐसे लंबाई चौड़ाई और 1 लाख योजन की ऊंचाई। तो इतने पूरे एरिया में नहीं पाए जाते हैं। एक राजू बाय एक राजू में तिर्यक रूप से तो पूरे मध्य लोक में पाए जा रहे हैं, तिरछे रूप में देखेंगे तो पूरे मध्य लोक में पाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे हाइट वाइज देखेंगे तो क्या पूरे मध्य लोक में पाए जा रहे हैं? हाइट वाइज पूरे मध्य लोक में नहीं पाए जाएंगे। हाइट वाइज मध्य लोक में कितने एरिया में पाए जाते हैं? ज्योतिष मंडल हाइट वाइज देखा जाए तो मध्य लोक के कितने एरिया में पाया जाएगा? बोलिए।
900 योजन। कहाँ से 900 योजन? जमीन से? चित्रा चित्रा पृथ्वी से। चित्रा पृथ्वी से 900 योजन। चित्रा पृथ्वी चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर और 900 योजन तक के बीच में मध्यलोक में पाए जाते हैं। हाँ, मतलब मध्य लोक में केवल 790 योजन से 900 योजन तक के एरिया में, 110 योजन के एरिया में हाइट वाइज देखेंगे तो केवल 110 योजन के एरिया में, उतने एरिया में ही ज्योतिष मंडल पाया जाता है। लेकिन इस तरह से विस्तार देखेंगे तो पूरे मध्य लोक में ज्योतिष मंडल है, यानी ज्योतिष देव हैं, वो पाए जाते हैं। ज्योतिष देवों के मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए हैं? कितने प्रकार के ज्योतिष देव होते हैं? बोलिए। आवाज बंद है आपकी, आवाज चालू करिए। आवाज नहीं चालू हो रही है। 5 प्रकार के। हाँ बोलिए, नाम। 5 प्रकार के। नाम बोलिए। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। उनमें से चंद्रमा वो है प्रमुख, वो इंद्र है, और सूर्य है वो प्रतींद्र है। इनके कल हमने देखा था कि इनके गमन के एक निश्चित रास्ते हैं, निश्चित वीथियां हैं। जो गमन की गलियां हैं उनको वीथियां कहते हैं। तो कल जो हमने देखा था, सूर्य की प्रमुखता से देखा था, और उनके जो गमन का एरिया है उसको 4 क्षेत्र या संचार क्षेत्र कहते हैं। जिस रास्ते पर सूर्य चंद्रमा गमन करते हैं उस गली को, रास्ते को वीथी कहते हैं। और जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में उनका गमन होता है उस टोटल क्षेत्र को उनका संचार क्षेत्र या चार क्षेत्र कहते हैं। शास्त्रों में 4 क्षेत्र, ये तो लोकसार वगैरह में 4 क्षेत्र वर्ड मिलेगा उसके लिए, उसको 4 क्षेत्र कहते हैं। तो कल जो अपन ने देखा था, टोटल संचार क्षेत्र कितना है बताएंगे? 510। 510 क्या? 510 योजन संचार। तो योजन साथ में लगाना, नहीं तो फिर कुछ भी लगा लेंगे। अगर आप चेक भरेंगे और उसमें 10,000 रुपए ओनली और फिर आगे ये और नहीं करेंगे तो आगे कोई भी कितनी भी जीरो लगा देगा, तो वो क्या है आगे, वो तो बताना पड़ेगा ना। 510 योजन, तो 510 से कुछ अधिक कहा था, कुछ अधिक 510, तो कुछ अधिक में वो है 48/61। 510 सही 48/61 योजन। 510 योजन और 48/61 उतना, और उसमें प्लस है तो कुछ अधिक 510 योजन कह सकते हैं, या 510 सही 48/61 योजन कह सकते हैं। ये इनका संचार क्षेत्र है। तो ये जो संचार क्षेत्र है ये सूर्य और चंद्रमा का है। अन्य जो ग्रह नक्षत्र तारों का है वो थोड़ा इनसे डिफरेंट है। ये सूर्य और चंद्रमा का संचार क्षेत्र कहा है कुछ अधिक 510 योजन। सूर्य के गमन की कितनी गलियां हैं? सूर्य के गमन की वीथियां कितनी हैं? 184। कितनी? 184। 184, 184 वीथियां सूर्य के गमन की हैं। ठीक है। चंद्रमा के गमन की कितनी वीथियां हैं? बताई थी ना कल चंद्रमा के भी। बोलिए। 15। चंद्रमा के गमन की 15 वीथियां हैं। सूर्य बिंब का विस्तार कितना है? सूर्य बिंब का विस्तार 48/61 योजन। 48/61 योजन, 48/61 योजन। चंद्रमा के बिंब का विस्तार कितना है?
56/61 योजन। 56/61 योजन। ठीक है। जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं और कितने चंद्रमा हैं? जम्बू द्वीप में कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा। 2 सूर्य और 2 चंद्रमा जम्बू द्वीप में है। ठीक है। ये सब बातें अपन ने देखी थी और कल अपन देख रहे थे कि ये सूर्य का गमन किस तरह से उनकी गलियों में होता है। सूर्य चंद्रमा आदि ये सुमेरु पर्वत के चक्कर लगाते हैं, ये समझ लीजिए ये सुमेरु पर्वत है। अब जो सूर्य के गमन की पहली विधि है, सूर्य के गमन की पहली विधि वो कहाँ पर है? सूर्य के गमन की पहली का मतलब है अंदर से पहली, बाहर से बाहर की तरफ वाले को लास्ट वाली बोलेंगे, अंदर वाली को पहली बोलेंगे। तो सूर्य के गमन की पहली विधि कहाँ पर है? बोलिए। जम्बू द्वीप की परिधि के 184 योजन अंदर है। नहीं, सब जम मना कर रहे हैं। नहीं, पहली मतलब 100 बता 180 योजन, 180 योजन अंदर। हाँ, जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप की की बाउंड्री से 180 योजन अंदर है। योजन अंदर जाकर हाँ, वो पहली विधि है। पहली ठीक विधि है। है 180। और सूर्य की अंतिम विधि कहाँ पर है? अंतिम विधि लवण समुद्र से अंदर आकर 330 योजन पर। हाँ, लवण समुद्र में अंदर जाकर 330 योजन अंदर, ये इधर 330 योजन और कुछ अधिक, तो वो 48/61 योजन इधर है और 180 योजन इधर है। तो कुल मिलाकर ये हो गई है 510 सही 48/61 योजन। अब जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, तो जो कल ये भी बात बताई थी, दोनों सूर्य एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यदि एक सूर्य यहाँ है तो दूसरा सूर्य बिल्कुल इसके सामने यहाँ होगा। अगर वो यहाँ आ गया है घूमता हुआ तो दूसरा बिल्कुल ये भी चल के इधर आ जाएगा। दोनों सूर्य एकदम आमने सामने होते हैं, तो दोनों सूर्यों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? ये सुमेरु पर्वत है। अब समझ लीजिए एक सूर्य यहाँ है, दूसरा सूर्य इसके सामने यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस नहीं, ऐसा डिफरेंस ऐसे भी बना सकते हैं पर समझने के लिए सामने आमने। ये एक सूर्य यहाँ है पहली विधि में, ठीक है। ये पहली विधि में ये सूर्य यहाँ है और ये पहली विधि में दूसरा सूर्य यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? यही करना है कि होमवर्क दे दूं आप लोगों को, अगली क्लास में करके लाएंगे? हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, अगली क्लास में करके लाएंगे। 2 प्रश्न आपको देती हूँ, ठीक है। अगली क्लास में करके लाएंगे और रेनू जी की जिम्मेदारी है, मुझे याद दिलाएंगे। कहाँ गए रेनू जी, सुन रहे हैं कि नहीं? आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है, किसी ना किसी की, कि मुझे याद दिलाएंगे। पहला प्रश्न कि दोनों सूर्य जब पहली विधि में है तो 2 सूर्यों के बीच का अंतर कितना होगा? ठीक है, यानी इसको बोलेंगे मिनिमम, जघन्य अंतर, 2 सूर्यों के बीच का जघन्य अंतर। और मैक्सिमम अंतर कब आएगा दोनों सूर्यों के बीच का? जब वो लास्ट वीथी में होंगे। तो जब वो लास्ट वीथी में होंगे, समझ लीजिए लास्ट वीथी है जो लवण समुद्र पर पड़ रही है, तो ये लास्ट वीथी में जब ये सूर्य है तो इनका बीच का गैप, गैप समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का ये जघन्य अंतर और यहाँ से यहाँ तक का ये मैक्सिमम अंतर, ये कितना होगा? आप लोगों को थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के निकालना है, खुद से कोशिश करनी है। नहीं समझ में आए तो फिर आपस में कोई ना कोई तो आप लोगों की फ्रेंड्स होंगी ही अपनी क्लास में,
तो आपस में चर्चा करनी है। पहले का लिखा लिखाया हो तो भी एक बार उसको बंद करके खुद कैलकुलेट करके देखना कि कैसे आया। ये दो प्रश्न हो गए। दो सूर्य के बीच में पहली विधि में है तब जघन्य अंतर कितना है, अंतिम विधि में है तब वो उत्कृष्ट अंतर कितना है। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि जब ये सूर्य पहली विधि में है तो सुमेरु पर्वत से इसकी दूरी कितनी है। ये सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत से ये पहली विधि में कितनी दूर है। आपको ये बता दिया पहली विधि जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल से 180 योजन दूर है। अब आपको हिसाब किताब लगाना है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, उसमें से ये माइनस करना है, वो हिसाब आपको लगाना है। ठीक है, जो कुछ बड़े लोग हैं नहीं गणित कर पाएंगे वो कोई बात नहीं, वो बाकी जो सब करके लाएंगे आपकी बहू बेटियां, उनसे आप देख लेना, कोई बात नहीं, बाकी सबको करना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न समझ में आया। दूसरा प्रश्न क्या है कि सुमेरु पर्वत से ये सूर्य की दूरी कितनी है। एक ही सूर्य की निकालना है, वो तो दूसरे की भी उतनी होगी। तो सुमेरु पर्वत से सूर्य जब पहली वीथी में है तो वो कितना दूर है। यहां से दूरी बताइए अपने को 180 योजन बाउंड्री वॉल से, लेकिन सुमेरु से कितना दूर है वो निकालना है। अभी नहीं करना है, अभी होमवर्क है, अभी कोई करके जवाब नहीं देना, और अभी करने नहीं भी नहीं बैठना, अभी अपन कुछ और समझ रहे हैं। सुमेरु पर्वत के सेंटर से या उसके किनारे से। अब वो दूरी तो किनारे से ही देखी जाएगी। ठीक। ठीक है, और दोनों तरह से निकाल लीजिए आप, सेंटर से भी और किनारे से भी, दोनों तरह से निकाल के रख लीजिए, फिर अपन देखते हैं। वो तो 5000 योजन और जुड़ जाएगी। हाँ वो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये तो आपको काम हो गया। अब अपन क्या देख रहे थे कि सूर्य के गमन की जो 184 गलियां हैं, 184 गलियां हैं, और उसमें कल अपन ने देखा था 184 गलियों के बीच में अंतराल गैप कितने पड़ रहे हैं, 183। और वो जो गैप है वो एक गैप कितना बड़ा है, एक गैप में कितना बड़ा मतलब एरिया कितना है, 2 योजन। और उसकी गली कितनी चौड़ी है, वीथी कितनी चौड़ी है, सूर्य की वीथी कितनी चौड़ी है। आभा जी, 2 योजन है। 2 योजन की वीथी और 2 योजन का ही गैप है। नहीं, गैप 2 योजन का है, विथी तो वीथी कम कितनी की बड़ी है, है। कम की है। 48/61 योजन। हाँ वीथी है, जितना सूर्य है उतनी उसकी वीथी है, 48/61 योजन की वीथी है, और 2 योजन का अंतराल है। तो जो ये अंतराल है, इस अंतराल को पार करने में सूर्य को आधा मुहूर्त का टाइम लगता है। ये जो गैप है, ये जो अंतराल पड़ रहा है, एक गली से दूसरी गली को क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा, चिपकी भी तो है नहीं, ये गलियां हैं। तो अब एक गली से दूसरी गली में जा रहा है, 2 योजन पार कर रहा है, तो कुछ समय तो लगेगा या ऐसे ही पहुंच जाएगा, समय लगेगा, 2 योजन का गैप है। तो इसमें आधा मुहूर्त, आधा मुहूर्त का मतलब क्या हुआ, कितने मिनट कितने घंटे। आधा मुहूर्त मीन्स, बोले रूपम जी। ये 24 मिनट के अंदर। अंदर नहीं, आधा मुहूर्त मीन्स 24 मिनट। हाँ। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, तो आधा मुहूर्त यानी पूरा 24 मिनट। ठीक है, तो आधा मुहूर्त उसको लगता है। अब सूर्य जो गमन प्रारंभ करता है तो ये पहली विधि में होता है। पहली विधि में कब होता है, ये पहली विधि में होता है श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन। अभी आने वाला है सावन,
अभी कितने से दिन बचे हैं? 7 8 6 7 दिन बचे हैं ना। आषाढ़ चल रहा है, आषाढ़ पूरा होते ही 11 तारीख को आ जाएगी ना सावन की प्रतिपदा। तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन सूर्य इस पहली वीथी में होता है, और फिर धीरे धीरे एक एक वीथी पार करते करते बाहर की तरफ जाता है। तो जब सूर्य बाहर की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। शब्द सुने आपने, दक्षिणायन और उत्तरायण सुने होंगे। मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण ये शब्द चलता है उस दिन। तो ये यानी सुमेरु पर्वत को कहते हैं, ये उत्तर में है, जहां भी होगा वहां से कहेंगे उत्तर में। तो जब सुमेरु पर्वत से दूर जा रहा है मतलब उत्तर से दूर जा रहा है, मतलब दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो जब सूर्य बाहर की तरफ निकलता है, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है एक एक वीथी को क्रॉस करता हुआ, तो वो कहलाता है दक्षिणायन। तो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन वो पहली वीथी में होता है, और फिर एक एक दिन करके वो एक एक वीथी पार करता है। तो अंतिम वीथी में कितने दिन बाद पहुंचेगा? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पहली वीथी में है। खैर अभी तिथि छोड़ दो आप। पहली वीथी में, फिर दूसरे दिन दूसरी वीथी में, तीसरे दिन तीसरी वीथी में, ऐसे करके अंतिम वीथी में कौन से दिन पहुंचेगा? मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं वहां पहुंचेगा। नहीं, मेरे को नंबर में दिन बताना है आपको। 5वें दिन पहुंचेगा, 10वें दिन पहुंचेगा, 15वें दिन पहुंचेगा, ऐसे करके दिन बताना है कौन से दिन पहुंचेगा। जो आधा होगा ना वही होगा। तो अपने 364 अगर पकड़ेंगे, ऐसे 365 66 भी बोलते हैं कभी। नहीं, मुझे आप संख्या में जवाब देना है, तिथि में जवाब नहीं देना है। पहले दिन पहली वीथी में, दूसरे दिन दूसरी वीथी में, तीसरे दिन तीसरी वीथी में, तो अंतिम वीथी में कौन से दिन पहुंचेगा, प्रश्न ये है। 183 दिन बाद। 183वें दिन। अंकल आप क्या कहते हैं? 184 दिन बाद। एक 184 विथियां हैं। 184 वीथियां हैं, लेकिन पहली वीथी में है ना। तो 184 दिन बाद कैसे पहुंचेगा? पहली वीथी में तो दूसरी है ही। दूसरी दूसरी विथी में दूसरे दिन पहुंचेगा ना। हम्म। तीसरी विथी में तीसरे दिन पहुंचेगा। तो 184वीं विथी में 184 दिन बाद पहुंचेगा। क्या- देखिए, आवाज बंद हो गई आपकी, फिर से बोलिए। और क्या बोल रहा है? मतलब दूसरे दिन पहुंचेगा, लेकिन गैप एक ही दिन का है दोनों में, तो उस हिसाब से 183 दिन बाद। हाँ, मतलब वीथियां 184 हैं, लेकिन वो एक वीथी में तो रहेगा ही ना हमेशा, किसी ना किसी वीथी में तो रहेगा ही। तो वो 184वीं वीथी में जब है, यानी 183 दिन होंगे, वो वहां पहुंच जाएगा, और फिर नेक्स्ट वहां से पूरा करेगा। अंतिम वीथी में आया, ये लास्ट वीथी है, ये लास्ट वीथी है 184 नंबर की। इस वीथी में अब सूर्य आ गया, फिर ये इसके पास वाली 183वीं है, 182वीं है। तो यहाँ आया, और फिर अब वापस वो टर्न लेगा, फिर इधर अंदर आना चालू करेगा, फिर अंदर, अभी तो बाहर जा रहा था और अब ये अंदर आना चालू कर रहा है। तो ये 183 दिन में, ये यहाँ से प्रारंभ करके 183 दिन में लास्ट वीथी में पहुंच जाएगा। 183 दिन में लास्ट वीथी में पहुंच जाएगा। और फिर वापस से वही, अभी यहाँ पहली वीथी से अंतिम वीथी में जा रहा था, जब इधर जा रहा था इस तरफ, तो इसको कह रहे थे दक्षिणायन। दक्षिणायन, ठीक है। अब ये बाहर वाली वीथी से अंदर आना चालू हो रहा है, जब इधर आ रहा है बाहर से अंदर, तो इसको कहते हैं उत्तरायण। पहली विधि से बाहर की तरफ जा रहा है, पहली विधि से बाहर की तरफ जाने में 183 दिन लग रहे हैं,
और इसी तरह से बाहर की विथि से वापस अंदर आने में भी 183 दिन लगते हैं। तो जब अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो कहलाता है दक्षिणायन, और जब बाहर से अंदर की तरफ आता है तो कहलाता है उत्तरायण। ठीक है। तो जब सूर्य पहली विथि में होता है, देखो अभी इसमें क्या है कि अगर अपन पूरी कैलकुलेशन से करें समझे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन अब वो ज्यादा कैलकुलेशन से फिर सब उस टाइप की नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं करा रही हूँ। पर मूल में तिलोक सार वगैरह में दी है। देखिए जो पहली विधि है, ये पहली विधि, फिर ये दूसरी विधि, ये तीसरी विधि, ये चौथी विधि। तो कुछ समझ में आ रहा है? पहली विधि का सर्किल छोटा है, दूसरी विधि का बड़ा बढ़ गया, तीसरी का और बढ़ गया, यानी परिधि बढ़ती जा रही है, परिधि बढ़ती जा रही है। अब ये जो सूर्य है, जम्बू द्वीप में कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य हैं। कल एक बात बताई थी कि पूरे जम्बू द्वीप का सर्किल पूरा करने में दोनों सूर्य मिलकर एक दिन में पूरा सर्किल कर पाते हैं। यानी एक सूर्य एक दिन में आधा ही कवर करता है। ठीक है। एक सूर्य एक दिन में आधा ही जम्बूद्वीप का सर्किल करता है, फिर वो बाहर निकल जाता है, और दूसरा सूर्य आधा कवर करता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ये इनको एक दिन में इतना सर्किल पूरा करना है। अब ये छोटा सर्किल है तो भी एक दिन में पूरा करना है, ये बड़ा हो गया है तो भी एक दिन में पूरा करना है, और बड़ा हो गया है तो भी एक दिन में पूरा करना है, और बड़ा हो गया है तो भी एक दिन में पूरा करना है। 184 नंबर वाली विधि कितनी बड़ी होगी? वो पूरी उसकी परिधियां दी हैं शास्त्र में कि पहली विधि की परिधि कितनी है, दूसरी की कितनी है, वो सब कैलकुलेशन निकाली है। अभी अपन उसमें नहीं जा रहे, लेकिन इतना अपने को समझ में आ रहा है, पहली विधि की परिधि, वो जो गोला सर्किल है वो छोटा है, लास्ट विधि का बड़ा हो रहा है। तो अब आप मुझे ये बता दो कि एक दिन में इतना इतना पूरा करना है, तो छोटे को भी एक दिन में करेंगे, बड़े को भी एक दिन में करेंगे, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्या करके करेंगे? छोटे को भी एक ही दिन में पूरा, बड़े बड़े के लिए तो ज्यादा दिन लगने चाहिए ना, बड़ा सर्किल आ रहा है तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए। बोली मीना चाची। उसकी गति तेज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ाएंगे। टाइम हाँ। अपने पास उतना ही है, एरिया ज्यादा है, तो क्या करेंगे? स्पीड बढ़ाएंगे। तो जब सूर्य पहली गली वीथी में होता है तो इसकी स्पीड सबसे स्लो होती है, जो उसकी गमन की स्पीड है वो सबसे स्लो होती है, क्योंकि एक दिन में पूरा करना है, एरिया अपने पास थोड़ा ही है, आराम से धीरे 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 चलता है। और जब आगे आगे की विथियों में पहुंचता जाता है तो स्पीड बढ़ती जाती है, फिर एरिया ज्यादा हो गया, कवर ज्यादा करना है तो स्पीड बढ़ाओ, अंतिम विथि में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। बोलिए। मेन जो गेप है वो तो 2 योजन का ही रहेगा खाली, मतलब वैसे बढ़ेगा, गैप, सर्कल बढ़ेगा। गैप तो ये चौड़ाई को गैप कह रहे हैं, सर्किल तो हाँ बढ़ता जाएगा। हाँ, गैप तो वो चौड़ाई वो दो योजन ही रहेगी। चौड़ाई भी 2 योजन रहेगी, जो भित्ती की साइज है वो भी 48.61 रहेगी। वो उस, हाँ हाँ, वो अलग बट्टा चीज, हाँ वो अलग चीज है, और सर्किल वो अलग चीज है। सर्कल बढ़ता एरिया बढ़ता जाएगा, हाँ एरिया बढ़ता जाएगा। वो अलग चीज। ठीक है। अभी ये सब जो अपन निकाल रहे हैं ना जवाब, इससे अपने को कुछ बातें समझ में आएंगी। समझ में आई ये बात? जब सूर्य अंदर की तरफ है, पहली विधि में है, तो स्पीड कम है, धीरे धीरे चल रहा है। जब सूर्य बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की विधियों में उसकी, क्योंकि सर्किल बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात, जब यहाँ है तो अपने निकट है, ये जम्बू द्वीप है, और यहाँ ये भरत क्षेत्र है, और ये मतलब निकट ही है ना, तो यहाँ अपने निकट है। और जैसे जैसे बाहर वाली विधियों में जाता जा रहा है, वैसे वैसे अपने जम्बू द्वीप से कहो या भरत क्षेत्र से कहो, वो दूर होता जा रहा है। तो अब जब सूर्य अंदर की विधि में, पहली विधि में होता है, तब गर्मी पड़ती है,
क्योंकि सूर्य अपने निकट भी है और धीरे धीरे चल रहा है। रुक रुक वहां मतलब रुक 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 के क्या कहें, मतलब धीरे चल रहा है तो सूर्य का ताप वो अधिक पड़ता है। जैसे धूप में छत पे निकल जाओ नंगे पांव तो भाग के जाओ तो गर्म इतना नहीं लगता है, लेकिन खड़े रह जाओ 1-2 मिनट तो पैर जलने लगते हैं। तो ऐसे वो सूर्य वो रुका रुका सा है क्योंकि छोटी है वीथी, धीरे धीरे चल रहा है तो ताप अधिक होता है। जब सूर्य अंदर की वीथी में है, प्रारंभिक वीथी में है, तो गर्मी यानी गर्मी सर्दी किस प्रकार से पड़ती है सूर्य के गमन के आधार पे, ये अपने को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब सूर्य अंदर की वीथी में है तो क्योंकि वो सुमेरु पर्वत के निकट है और उसकी जो चाल है गमन की वो मंद है, धीमी है, इसलिए उस समय ताप अधिक रहता है तो गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे सूर्य बाहर की वीथियों में जाता जाता है वैसे वैसे वो सुमेरु से दूर भी होता जाता है और उसकी गमन की स्पीड बढ़ जाती है। गमन की स्पीड बढ़ जाती है तो वो ताप भी उतना कम यानी उतना नहीं हो पाता है, इसलिए वो गर्मी कम रहती। तो जब सूर्य अंतिम वीथी में पहुंचता है तब वो हो जाती है अपने मकर संक्रांति में पहुंचता है ना, मतलब ये जुलाई से स्टार्ट हुआ लगभग, श्रावण ने इंग्लिश महीनों में अपन गए तो जुलाई से स्टार्ट हुआ और वो दिसंबर तक जाके जनवरी दिसंबर तक जाके वहां पर पहुंचता है, तो उस समय सर्दियां पड़ती हैं। ठीक है, बोलिए कुसुम जी। हाँ, यही पूछना चाह रही थी कि ना आप बताओ उसकी गर्मी और सर्दी से कैसे पता चलेगा हम लोग को। अब समझ में आ गया। ठीक ठीक, हाँ, बोलिए चित्रा जी। इसमें दिन रात भी तो छोटे बड़े होते हैं ना, सर्दी हाँ में वो, बड़ी हाँ होती हाँ वो भी अभी कर रहे हैं चर्चा। ये इतनी बात समझ में आई। ये सर्दी गर्मी किस प्रकार से होती है सूर्य के गमन के आधार पे। अभी सूर्य, कल इनका प्रश्न था किसी का चलता है कैसे, वो तो पृथ्वी का एक है। तो इसको, ये जो सूर्य का विमान है, देखो सूर्य चलता है मतलब वो सूर्य के अंदर जो देव है, सूर्य नाम का एक देव भी है। सूर्य नाम का देव जो प्रतीन्द्र है वो तो उसमें बैठा है सिंहासन पे, और जो भी है तीर्थ वंदना करना है या जो विषय भोग करने हैं वो करता है। लेकिन इस जो विमान है जो आग का गोला जैसा अपने को दिखाई देता है उसका नाम भी सूर्य है। तो अपन उसके गमन को देख रहे हैं, वो देव नहीं ऐसे गमन कर रहा है, वो तो विमान में अंदर बैठा है आराम से। ठीक है, तो वो जो बिंब है पृथ्वी का एक सूर्य का विमान, उसको हर दिशा में 4-4 हजार आभियोग्य जाति के देव वो खींचते हैं, हाथी बन के, बैल बन के, घोड़ा बन के, शेर बन के, वो उसको खींचते हैं। हर दिशा में 4 हजार देव, तो टोटल मिला के 16 हजार देव, वही देव ज्योतिषी देव ही हैं, लेकिन आभियोग्य जाति के देव हैं। और उनकी निरंतर 24 घंटे की, जन्म से लेके मरण तक की उनकी ड्यूटी लगी रहती है कि हर दिशा में 4-4 हजार देव उसके विमान को खींचते हैं। यद्यपि उनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है उसको खींचने में, लेकिन मानसिक एक मेंटली वो है, और विक्रिया के माध्यम से ही खींचते हैं, अन्य दूसरे भी शरीर बनाते हैं और भी विषय भोग के काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी मानसिक कष्ट ये रहता है कि हमको अभियोग्य वो हाथी घोड़ा ये बन के निरंतर इनको खींचते रहना पड़ रहा है। तो ये सूर्य के गमन के आधार पर ये सर्दी गर्मी की व्यवस्था अपन ने देखी। अब ये दिन और रात, गर्मी में दिन कैसे होते हैं, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। सर्दी में रात बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो इसका ये क्या कारण है कि जब सूर्य अंदर वाली वीथी में होता है, अंदर वाली वीथी में होता है तो उसका ताप अधिक होता है। और इसको क्या है, मैं बस थोड़ा वैसे ही बताती हूँ आपको। आचार्य ने उसको आकाश खंड करके और काफी मतलब उसके लिए गणित की है, लेकिन थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, ज्यादा गणित नहीं लेना चाह रही हूँ। यानी जितना ये एरिया होता है ना, जितना ये एरिया होता है इसको खंडों में बांट दिया। जैसे पूरे इसको बड़े वाले गोले को ही लेते हैं, मान लीजिए पूरा जम्बू द्वीप है तो इसके 10 हिस्से कर दिए, ऐसे करके 8 हुए, मान लो ये 10 हिस्से कर दिए। तो अब जब सूर्य अंदर की वीथी में होता है
तो उसकी स्पीड स्लो होती है। तो ये एक सूर्य है, 5 हिस्सों को प्रकाशित, मतलब 5 हिस्से उसके हिस्से में आ रहे हैं। 10, मान लो अपन ने जम्बू द्वीप के पूरे टोटल 10 हिस्से किए, तो 10 में से 5 एक सूर्य के पास हैं, 5 दूसरे सूर्य के पास हैं। तो वो 5 में से 3 हिस्सों को प्रकाशित करता है, 2 हिस्सों में अंधकार रहता है। जब सूर्य अंदर की वीथी में होता है तो 3 हिस्सों को प्रकाशित करता है, 2 हिस्सों को में अंधकार रहता है। और जब सूर्य बाहर की वीथी में होता है तो 5 में से 2 हिस्सों को प्रकाशित करता है और 3 हिस्सों में अंधकार रहता है। वो उसका कैलकुलेशन करके वहां बताया, पर वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इसलिए वो मैं नहीं ले रही हूँ। तो इतना आप समझ लीजिए कि जब सूर्य अंदर की वीथी में होता है तो क्योंकि उसका जो प्रकाश है वो अधिक एरिया में पड़ता है, इसलिए दिन बड़े होते हैं। अंदर की पहली वीथी में 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है। जब सूर्य पहली वीथी में होता है तब 18 मुहूर्त का दिन, 18 मुहूर्त का मतलब है 14 घंटे और 24 मिनट लगभग। कर लेना आप, एक मुहूर्त 48 मिनट का है तो उसके घंटे मिनट बना लीजिएगा 18 से गुणा करके। 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात होती है जब सूर्य पहली वीथी में। किस दिन होता है पहली वीथी में? अभी तिथि आपको बताई थी। पहली वीथी में किस दिन होता है सूर्य? कविता जी। श्रावण कृष्ण एकम। श्रावण कृष्णा एकम के दिन। उसी दिन से युग का प्रारंभ भी माना जाता है, यानी नया जो युग प्रारंभ होता है, जैसे अपना अवसर्पणी उत्सर्पणी या कोई भी, वो श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन, एकम के दिन से युग का प्रारंभ माना जाता है। उस दिन सूर्य पहली वीथी में होता है। मैम अभी जो आपने लिखवाया ना, ये जब सूर्य अंदर की वीथी को प्रकाशित करता है, तो वो जो काउंटिंग बताई थी ना 3 और 5, वो बोल दीजिए दोबारा। यानी वो अगर पूरे जम्बू द्वीप के, हम उसको आकाश खंड नाम दिया है, तो पूरे जम्बू द्वीप के यदि 10 हिस्से करेंगे तो 10 हिस्सों में से एक सूर्य के लिए 5 हिस्से हुए, 2 सूर्य मिला के 10 हिस्सों को कवर कर रहे हैं। तो वो 5 हिस्सों में से एक सूर्य 3 हिस्सों में प्रकाश करता है और 2 हिस्सों में अंधकार रहता है। उसके लिए वहां त्रिलोक सार में, त्रिलोक परिणति में आकाश खंड और उसकी कैलकुलेशन भी दी है, उसका पूरा पूरा एरिया वगैरह भी निकाला है, लेकिन अभी सबके लिए कठिन हो जाएगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी अगर मौका मिलेगा तो अमन जी हैं अपने स्मारक में, उन्होंने बहुत सारे ये बनाए भी हैं उसके पीपीटी वगैरह, तो किसी दिन उनको इनवाइट करके, पर वो है कि वो मतलब थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह वो उसमें रहेगी ही, तो आप लोग चाहेंगे तो उनको इनवाइट करके 2-3 दिन का भी, तो उनसे समझ लेंगे। देखिए उन्हीं के बनाए हुए हैं ये सब, ये चित्र जो अपन ने कल देखा था, इनकी लोकेशंस। और ये आकाश खंड का मैं आपको बताती हूँ, देखिए किस तरह से है। ये देखिए इस तरह से ये वीथियां, ये 1 2 3 4 करके, फिर ये इस तरह से 184 वीथियां सूर्य की। कुल वीथी 184 है, कुल अंतराल 183 बनेंगे। ये एक वीथी है, जितना सूर्य का विमान है उतनी एक वीथी की चौड़ाई है, और 2 योजन 2 वीथियों के बीच में गैप है। ये जो कल अपन ने निकाला था वही, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ दी है। ये 180 योजन ये पहली वीथी है जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल से, और 330.78 पॉइंट में लिया है, ओवर 48/61 है। ये इतना लवण समुद्र के अंदर है। अच्छा, वो आपको नहीं बताया ना मैंने अभी, कि जम्बू द्वीप में कितनी, 184 वीथियों में से जम्बू द्वीप में कितनी वीथियां हैं और लवण समुद्र में कितनी वीथियां बनेगी। एरिया तो बता दिया, 180 योजन जम्बू द्वीप में है, 330 सही 48/61 योजन वो लवण समुद्र में है, ठीक है, संचार क्षेत्र। लेकिन जो 184 वीथियों का डिवाइडेशन है, जम्बू द्वीप में कितनी और लवण समुद्र में कितनी, वो कितनी कितनी है?
तो लवण जम्बू द्वीप में है 65 वीथियां जम्बू द्वीप में है, और लवण समुद्र में 119। 119 वीथियां लवण समुद्र में मतलब लवण समुद्र के ऊपर पड़ती हैं। में का मतलब वही है, लवण समुद्र के ऊपर। और ये 65 जो हमने की है, तो वो बाउंड्री वॉल को मिलाकर जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल सहित 65। अगर बाउंड्री वॉल को अलग लेंगे तो लगभग 4 वीथियां बाउंड्री वॉल के ऊपर पड़ती हैं। देखिए, ये देखिए सूर्य का भ्रमण किस प्रकार से होता है, इस चित्र में दिखाया है। ये आपको ये दो सूर्य दो कलर के दिखाए हैं, जिससे डिफरेंस पता लग जाए। एक येलो कलर का है, एक रेड कलर का बताया है। तो ये येलो वाला सूर्य है, इस तरह से ये वायव्य दिशा है। यहाँ से ये ऑर्बिट ऐसे चेंज करता है और फिर इस तरह से घूमता है, और फिर यहाँ आकर, और फिर ये इधर आग्नेय दिशा में आके ये फिर इधर से ये ऑर्बिट चेंज करता है। जो दूसरा सूर्य है जिसको रेड कलर से दिखाया है, तो वो इस तरह से आता है, ये इधर से वो घूमता है और फिर वो ऑर्बिट यहाँ से चेंज करेगा वो। इसमें येलो वाले की ही दिखाई है, ये रेड वाला इधर से चेंज करेगा, यहाँ से ये वायव्य दिशा से, एक बार वायव्य दिशा से चेंज करेगा, एक बार आग्नेय दिशा से चेंज करेगा। इस तरह से ऑर्बिट चेंज की यहाँ पर प्रक्रिया बताई है। मैं आपको वो आकाश खंड दिखा रही थी, ये देखिए, ये इस तरह से ये आकाश खंड पूरे जैसे जम्बू द्वीप में 1,09,800 इस तरह से आकाश खंड वो कैलकुलेशन से निकाले हैं किस तरह से, और ये पूरा इस तरह से ये इसके खंड बना दिए हैं। तो पहली वीथी में भी उतने ही हैं, पर वो उसमें टाइम का मतलब धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए वो अधिक देर रह पाता है, तो वहां पे दिन बड़े होते हैं, और आगे की वीथियों में जाके वो दिन छोटे होते जाते हैं। एक और ये रहा प्रकाश क्षेत्र और अंधकार क्षेत्र, ये देखिए। तो ये इतने हिस्सों को में प्रकाश हो रहा है, इतने हिस्से में अंधकार हो रहा है जब पहली विधि में है। दूसरे सूर्य का भी इतने क्षेत्रों में प्रकाश हो रहा है, इतने क्षेत्रों में अंधकार हो रहा है। तो ये 1 2 3 हिस्से में प्रकाश है, 1 2 हिस्से में अंधकार है। जब सूर्य पहली विधि में है तब ये स्थिति बनती है, और जब सूर्य अंतिम विधि में पहुंचता है अंतिम विधि का नहीं है शायद, चलिए, तो बस इतना ही समझ लीजिए आप तो मेन बाकी वो विशेष जिनको जिज्ञासा हो जो कर सकते हो तो त्रिलोक सार में तिलोपन्नति में उससे देखें, अच्छे से समझ में आएगा। तो दिन बड़े और छोटे होने का कारण क्या है, जब सूर्य पहली विधि में होता है तो सूर्य अधिक यानी अधिक देर तक वो चल रहता है, क्योंकि विधि छोटी है, टाइम उसके पास उतना ही है, तो वो दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती जाती है। और जैसे जैसे वो आगे की विधियों में जाता है, तो आगे की विधियों में जाने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो दिन छोटे होते जाते हैं और रात बड़ी होती जाती है। पहली विधि से दूसरी विधि में जाता है, पहली विधि से अगली दूसरी विधि में गया तो 1 मिनट और 24 सही 26/61 छोटा हो जाता है दिन। पहली विधि में जितना 18 मिनट का दिन था, तो दूसरी विधि में उससे 1 मिनट और 34 सही 26/61, 1 मिनट और इतने सेकंड, ये सेकंड, 1 मिनट 34 से 61 26/61 सेकंड दिन छोटा हो जाता है।
अब जैसे अभी तो अपने दिन बड़े हो रहे हैं, अभी सावन लग जाएगा, उसके बाद से रोज रोज, तो ये लगभग 1.5 मिनट हो गया। आप इतना नहीं भी याद रखें, राउंड फिगर में याद रख लें, लगभग 1.5 मिनट हर दिन छोटा होता जाता है। जो सूर्यास्त का टाइम होता है वो हर दिन 1.5 मिनट यानी कम होता जाता है। मैम वो खंड वाली बात समझ में नहीं आई, वो 3 बार मत समझिए अभी वो, मैं उसको समझाने में भी नहीं लगना चाहती हूँ, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, उसके लिए बहुत सारी डिटेल करनी पड़ेगी और फिर सबको इतना नहीं पकड़ में आएगा। तो मैम, और जो ये आपने बताया कि हर दिन 1.5 मिनट छोटा होता है, तो ऐसे तो अपने को प्रैक्टिकल में तो नहीं दिखता है हर दिन डेढ़ डेढ़ मिनट मिनट छोटा। क्या पकड़ में आता है अपने को? दिन तो ये अपने को 8-10 दिन 15 दिन में समझ में आता है ना कि अब दिन छोटे हो गया, फर्क पड़ गया। और अभी तो समझने में की कोई कठिनाई नहीं है, गूगल में सब आता है, आज सूर्यास्त का क्या टाइम है, आज पेपर में आता है, गूगल में आता है। तो वो कुछ दिनों तक तो मैम कांस्टेंट एक जैसा ही टाइमिंग रहता तो है। अपन तो बहुत स्थूल दृष्टि से देखते हैं ना, अपने को तो ऐसे, अपने को तो अपने बच्चे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मोटा हो रहा है कि पतला हो रहा है, अपने को दिखता ही नहीं है। 6-8 महीने बाद कोई देखता है तब उसको समझ आता है। तो वो हमको ऐसे समझ नहीं आता। 1.5 मिनट कितना छोटा है अपने लिए, अपने को क्या पकड़ में आता है? 1.5 मिनट कम हुआ, वो समझ नहीं आता है। तो अभी क्या क्या देखा अपन ने कि सूर्य बाहर, अंदर से बाहर जाता है तो दक्षिणायन, बाहर से अंदर आता है तो उत्तरायण। जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उस समय गर्मी के दिन होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है, नहीं, जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उस समय सर्दी के दिन होते हैं, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो फिर गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है। जब दक्षिणायन में होता है, बाहर की तरफ जा रहा होता है, तो गर्मी कम होती 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 जाती है, और बाहर से अंदर आ रहा होता है, उत्तरायण की तरफ होता है, तो फिर धीरे धीरे सर्दी कम होती है, गर्मी बढ़ने लग जाती है। पर वो धीरे धीरे होता है तो अपने को एकदम से पकड़ में नहीं आता है। बोलिए। जी मैं ये कह रही, इनको गमन करने के लिए जो देव इनके खींचते हैं आगे की जाति के, 4-4 हजार 16 हजार, तो फिर चारों दिशाओं का मतलब 4 हजार देव एक दिशा में करने के बाद तो स्थिर हो जाएंगे, वो नहीं खींचेंगे, अब दूसरे खींचेंगे। नहीं, वो चारों दिशाओं से ही निरंतर खींचते हैं, हाँ ऐसा ऐसा है। ही पढ़ा मैंने, सोलह ऐसा है। हजार देव खींचते हैं, हाथी घोड़ा बैल और हाथी बनकर। तो तो वो मैंने यही पढ़ा था। मतलब सब तरफ से धक्का लगाते रहते हैं, ऐसा समझ लो। अच्छा अच्छा ऐसा। ऐसा, ऐसा समझ लें। हाँ यही है जी, कि 16 हजार लिखे हैं, तो इसका मतलब तो एक साथ ही करते रहते होंगे। हाँ, क्योंकि 16 हजार ही कहते हैं, हर समय हाँ खींचते हैं। हाँ, कि कोई हाथी घोड़ा बैल बनते हुए, नहीं तो बैठा हाँ, रहेगा 6 घंटे सिंह को। हाथी घोड़ा, वो दिशाएं भी है, कौन सी दिशा में कौन बन के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख हाँ लेंगे। हाथी बैल हाँ, घोड़े। अंकल बोलिए, आप बोलिए। वो जो 1.5 मिनट का फर्क पड़ता है ना दिन में, हम्म। वो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों साइड का मिला के पड़ता है। कई दफा सूर्योदय फिक्स हो जाता है तो एक साइड में 1.5 मिनट का फर्क पड़ने लग जाता है। कई दफा हाँ सूर्यास्त फिक्स हो जाता है तो सुबह ही फर्क फर्क पड़ने लग जाता है। हाँ, कई ऐसा दफा ऐसा पौना पौना मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट। हाँ, ऐसा हो सकता हाँ, है। वो ऐसा ही होता है। बढ़िया। अभी आप जो अंतिम विधि में ये बताए थे, जो पहली विधि में बताए थे कि प्रकाश 3 भाग प्रकाशित होता है, 2 भाग अंधकार में रहता है, तो हम्म। अंतिम विधि में कितना भाग प्रकाशित और कितना अंधकार में अंतिम रहता विधि में 2 भाग प्रकाशित होता है, 3 भाग अंधकार में रहता है। है? अंतिम विधि तो बड़ी होती है। हाँ, तो बड़ी होती है, लेकिन वो वीथी बड़ी होती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, इसलिए प्रकाश का एरिया कम हो जाता है, इसलिए दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो ये एक विधि से दूसरी विधि में जाते हैं, तब कौन से देव इनको, ये तो अभी धुरी पर घूम रहा है, फिर आगे बढ़ाने के लिए कौन से देव रहते हैं? कौन से देव रहते हैं? वही वही आगे बढ़ता है ना, वही अभी ये तो बताया अपनी ना। और अपनी धुरी पर घुमाता है ना? धुरी पर नहीं घुमाता है, धुरी पर नहीं घुमाता है। वो जो वीथी बनी हुई है, ये जो वीथी बनी हुई है, तो ये हाँ। यहाँ यहाँ से घूमना चालू किया, और यहाँ तक घूम के आया, और फिर ये ऐसे करके दूसरी वीथी पे गया, फिर ऐसे घूम के आया, फिर ऐसे करके ये तीसरी वीथी पे आ जाएगा। ये तीसरी वीथी है, फिर ये तीसरी वीथी पे आ जाएगा, फिर इधर से घूमेगा, फिर इधर से निकल के चौथी वीथी पे आ जाएगा।
तो क्या क्या देखा अपन ने, एक बार थोड़ा सा समरी देख लें कि जो दिन रात हो रहे हैं छोटे बड़े, उसका कारण क्या है कि ये सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन में जाना। सर्दी गर्मी का पड़ने का कारण क्या है, वो भी यही है कि सूर्य किस तरह से वो उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ जा रहा है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जा रहा है, वो उसका कारण है। और सूर्य की जो 184 गलियां हैं, उनमें से 65 गलियां वो जम्बूद्वीप में पड़ती हैं और 119 गलियां वो लवण समुद्र के ऊपर पड़ती हैं। जो 65 गलियां जम्बूद्वीप के ऊपर पड़ रही हैं, उसमें जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल को मिलाकर, बाउंड्री वॉल सहित उसको जम्बूद्वीप के अंदर ही ले रहे हैं, उसको मिलाकर 65 गलियां और 119 गलियां, इस तरह से विभाजन उसका किया है। बोलिए वर्षा। हाँ, पहला जो आपने बताया ना कि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन सूर्य पहली विधि में है, तो तब से वो दक्षिणायन कहलाएगा वो सूर्य। हाँ, वो दक्षिणायन है। अब बाहर की तरफ जा रहा है ना, वो बाहर की तरफ जा रहा है, उसको बोल रहे हैं दक्षिण। बाहर को बोल रहे हैं दक्षिण, और जब सुमेरु की तरफ आ रहा है तो बोलते हैं उत्तर। तो उत्तरायण। देखिए, आप अपने इसमें जब अपन काल का वो देखते हैं तो अपनी भाषा में तो 24 घंटे का एक दिन होता है, यहाँ शास्त्र की भाषा में 30 मुहूर्त का एक दिन होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, फिर 30 दिन का एक महीना होता है, फिर 2 महीने की एक ऋतु होती है। 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतु का एक अयन होता है, यानी 6 महीने का एक अयन होता है। अयन वर्ड है, अयन का मतलब है 6 महीने का एक टाइम पीरियड, उसको अयन बोलते हैं। तो 6 महीने का एक अयन होता है। तो सूर्य पहली विधि से अंतिम विधि तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है कि वो एक अयन लगता है पूरा, यानी 6 महीने लगते हैं। इसलिए उसको दक्षिण अयन, दक्षिण में जाने के वो जो 6 महीने हैं उसको दक्षिण अयन बोलते हैं। फिर अंतिम विधि से प्रथम विधि तक आता है तो फिर से उसमें 6 महीने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्तर अयन। तो 183 दिन में लास्ट विधि पे पहुंचता है, और फिर वापस से 183 दिन में फर्स्ट विधि पे आता है। तो टोटल 183 प्लस 183 कितने हो गए? 366। 366 दिन का एक वर्ष, इस तरह से होता है। अब उसमें अधिक मास और ये होते हैं ना, अपनी तिथियां बढ़ती है घटती है, थोड़ी वो भी चर्चा और है। अभी अपना समय हो गया, नेक्स्ट क्लास में ये अपन करेंगे इसके संबंध में और आगे बात, कि हर महीने में कितना दिन, हर दिन में कितना बढ़ रहा है, वो सारी बातें। ये जब अगली क्लास में बैठेंगे आके थर्सडे को, वैसे तो रोज ही 5 मिनट खोल के पढ़ लेना है, नहीं तो थर्सडे को बैठने से पहले 5-10 मिनट इसको खोल के पढ़ लेना, ताकि वो माइंड में आ जाए। वरना यहाँ ब्लैंक बैठेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी, फिर अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, मैं बताने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन अपन फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोग जितना अपन ने ये लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ के बैठेंगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। बोलिए सुमन जी। ये 48/61 ही हम 3 जगह देख रहे हैं ना, सूर्य के विमान का विस्तार और विधि की चौड़ाई, और वो जो पूरा संचार क्षेत्र है कुछ अधिक हाँ, 510 48/61। ये 3 जगह। ये 61 यहाँ क्यों लेते हैं, कोई कारण है इसका? वो एक योजन को के मतलब कारण नहीं, मतलब इतना ही है इसका कारण नहीं, मतलब वो साइज ही इतना है, एरिया इतना है, इसलिए उसको कारण कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा जनरली वो 100 होता है ना, कि 100 या 10 या वैसा नहीं है, मतलब वो तो कोई जो संख्या आई होगी ना, जो भी उसका एरिया है, तो उसको जो भी डिवाइड किया होगा तो इतने बटा मान लो जिससे भी वो डिवाइड हुआ होगा, हाँ, उसके बाद हाँ, ये संख्या बची। हम्म, तो वैसा। ठीक। बोलिए मीना चाची। मैम, इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए ना आज वाली क्लास। हाँ, डाल दो। ओके, थैंक यू। इसको एक बार फिर से कीजिएगा, क्योंकि ठीक है, मैंने नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवीजन तो लेंगे ही अपन, क्योंकि लेकिन बहुत आप भी थोड़ा सा अच्छा आज है। अभी आज रात तक एक बार और पढ़ें, और फिर अगली क्लास में बैठने से पहले एक बार और पढ़ें,
तो थोड़ा तो समझ में आ वीडियो जाएगा। इसको और यूट्यूब में डाल दीजिएगा हाँ, प्लीज। यूट्यूब पे आएगी तो एक आध बार और सुन भी लें। दोनों सूर्य एक ही समय में प्रकाशित होंगे और एक ही समय में अंधकार में जाएंगे। हाँ, दोनों सूर्य का एक सही रहेगा। वो एक आमने सही। सामने रहते हैं, तो आमने सामने के एरिया में जिस समय इस सूर्य में मतलब प्रकाश है, उस समय इस भी सूर्य में प्रकाश हो, सेम टाइम में। बोलिए मेरा अंकल। प्रश्न था, आपने होमवर्क दिया था उसमें 2 सूर्यों के बीच में कम दूरी और 2 सूर्यों के बीच में अधिकतम दूरी, और दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न ये है कि सुमेरु पर्वत से एक सूर्य की दूरी, सुमेरु पर्वत से एक सूर्य की दूरी कितनी है। पहला प्रश्न तो ये था दोनों सूर्य में दूरियां कितनी हैं, आपस में दूरी कितनी है। मेरु पर्वत से एक सुमेरु पर्वत सूर्य की से, दूरी, हाँ, एक सूर्य की दूरी वो कितनी है। दूसरा प्रश्न तो ये। उसकी परिधि को छोड़ के बाद में आएगा वो तो। हाँ, आपको अगर और किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो कि सुमेरु पर्वत की बाउंड्री वॉल से लेना है कि उसके सेंटर से लेना है, तो आप दोनों तरह से कैलकुलेट करके रख लीजिए, जैसे भी लेंगे वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, करेंगे अपन थर्सडे को। आप लोग करके आना, ये कुछ कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा जो अपन ने सुमेरु पर्वत की पहले की नाप तोल पढ़ रखी है, जम्बूद्वीप की नाप तोल पढ़ रखी है, उससे निकल जाएगा। और जिनको नहीं आता हो तो आपस में अपने सहेलियों से चर्चा करके, डिस्कस करके करिएगा। ठीक, अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। आभा जी, आप बोलेंगे। बोलिए। वो मुझे म्यूट करना होगा ना। एक सेकंड। चालू है आपकी आवाज, बोलिए। अच्छा। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। दूरधाम की ओर दौड़ परिणति मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते आओ आराधना में हर घड़ी मेरी।